हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं समानता के अधिकार, यानी जो 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, उन 6 मौलिक अधिकारों में से हम पढ़ने वाले हैं पहले मौलिक अधिकार, जिसको हम समानता का अधिकार कहते हैं। समानता का अधिकार, उसमें कौन कौन से आर्टिकल है, किस किस आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादातर जो पेपरों में आने वाले क्वेश्चन हैं वो मौलिक अधिकारों से हैं। मौलिक अधिकारों से ही जुड़े ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पहले अधिकार के बारे में, जिसे कहा जाता है समानता का अधिकार। यानी समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक दे रखे हैं। हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मौलिक अधिकार भाग 3, यानी भाग 3 को पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं समानता के अधिकार के बारे में। यानी समानता के अधिकार से स्पष्ट हो रहा है, ये अधिकार यानी ये आर्टिकल समानता की बात करेंगे। समानता की बात इस तरीके से, जैसे न्याय कानून सारी चीजें समान है, तो ये सारी चीजें समान होने के लिए व्यक्ति भी समान होने चाहिए। व्यक्तियों में असमानताएं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार की, कुछ सामाजिक पिछड़ेपन के आधार की, तो पहले उनको समान बनाना चाहिए। उनको समान बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए जाएंगे, तभी कानून सबके लिए समान होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम समानता के अधिकार की बात करते करते हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 की। यानी ये जो आर्टिकल 14 है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसमें 2 बातों का प्रावधान दे रखा है। यदि 2 बातों के प्रावधान की हम सबसे पहले प्रावधान की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता। यानी विधि के समक्ष समानता का मतलब यह है कि कानून सबके लिए समान है। यानी विधि के समक्ष समानता का मतलब कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अंबानी का लड़का है, चाहे मैं हूं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। यानी भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, उन सबके लिए कानून एक समान है। ये बात आर्टिकल 14 का पहला पॉइंट कहता है कि विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए समान है। ये जो विधि के समक्ष समानता की अवधारणा है, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ब्रिटेन के संविधान से, या इसको हम इंग्लैंड बोल सकते हैं। इंग्लैंड बोले या ब्रिटेन बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है, कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, यानी विधियों का समान संरक्षण का मतलब यह है कि विधियां यानी जो कानून है वो सबको समान संरक्षण प्रदान करेंगी। समाज के सभी वर्गों को, भारत के रहने वाले सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेंगी। समान संरक्षण का मतलब यह है, विधियों का समान संरक्षण का ही मतलब यह है कि कानून वर्ग के आधार पर भेदभाव कर सकता है। यानी एक तो पॉइंट इसका यह कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए समान है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कानून भेदभाव कर सकता है, यानी वर्ग के आधार पर भेदभाव कर सकता है। और ये जो विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान है, ये भारत के संविधान में
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका के संविधान से, या आपसे ऑप्शन में यूएसए पूछ सकता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आर्टिकल 14 की ये दो बातें अलग अलग देश के संविधान से ली गई हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका मतलब यह है कानून सबके लिए समान है, और इसका मतलब यह है कानून वर्ग के आधार पर, असमानता के आधार पर भेदभाव कर सकता है। असमानता का मतलब यह है कि भारत में जो वर्ग है, जो यानी जो समाज, यानी जो व्यक्ति हैं, वो एक समान नहीं है। कोई किसी प्रकार से पिछड़ा हुआ है, कोई किसी प्रकार से पिछड़ा हुआ है। यदि हम सीधी सी भाषा में बात करें आपको समझाने के लिए, कि यदि हम एक ट्रैक पर दौड़ाने के लिए हम दो व्यक्तियों को खड़ा करें, और दो व्यक्तियों को खड़ा करें, एक तो उसमें ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांग है, विकलांग है, एक व्यक्ति बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है। यदि हम दोनों को दौड़ाएं और दोनों को एक टारगेट दें और बोल दें कि दोनों को वहां पहुंचना, और टाइम भी दे दें, यदि एक जैसा हम टाइम दे देंगे, दोनों को एक जैसा समय देंगे, तो बिल्कुल सीधी सी भाषा में दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है, बिल्कुल सीधा सा, यानी बिल्कुल एकदम हष्ट-पुष्ट, वो व्यक्ति अपने समय से पहुंच जाएगा, लेकिन जो विकलांग है वो नहीं पहुंच पाएगा। विकलांग का मतलब ये है कमजोर, कमजोर वर्ग, जो काफी समय से पिछड़ा हुआ है, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, समाज में पिछड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जब तक बराबर पे नहीं आ जाएगा, जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ दूसरा पॉइंट है विधि के समान संरक्षण। जिस समय ये सब कुछ हो रहा है उस समय असमानता है, और उस समय के आधार पर ये सब कुछ किया गया है। और जब ये सब कुछ किया जा रहा है, तो ये जो नीचे वाली प्रकृति जो दिखाई दे रही है, इसको हम देख सकते हैं उस समय की सकारात्मकता, यानी सकारात्मक। आपसे कभी पूछ सकता है कि विधियों का समान संरक्षण कैसी प्रकृति है? सकारात्मक। और विधि के समक्ष समानता ये कैसी है? नकारात्मक। ये कभी भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ये दोनों में अंतर है। आप पूछोगे कि विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए समान है, ये तो सकारात्मक होना चाहिए। नहीं, कानून सबके लिए समान है ये तो ठीक है, लेकिन कानून सबके लिए समान तभी तो होगा जब सब समाज के सभी वर्ग एक समान होंगे। जब ये असमान ही है, जब ये समान नहीं है, तो उस तरीके से तो ये नकारात्मक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आर्टिकल जो 14 है, इसके बारे में यदि हम बात करें, एक केस था जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, यानी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ सन 1980। ये 1980 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, यानी आर्टिकल 14 ये संविधान का मूलभूत ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है आर्टिकल 14। ये आर्टिकल 14 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, ये ऐसा ही रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कभी भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 14 को संविधान का मूलभूत ढांचा किस वाद में बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ सन 1980 वाले केस में आर्टिकल 14 को संविधान का मूलभूत ढांचा बताया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 14 आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इससे अगले आर्टिकल की, जो 15 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बात करने वाले हैं अगले आर्टिकल की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 15 की। ये जो आर्टिकल 15 है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। ये जो आर्टिकल 15 है,
इसका पहला पॉइंट कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 15 के पहले ही पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, राज्य जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी कास्ट का है। राज्य किसी भी जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है लिंग का मतलब है मेल है या फीमेल है, स्त्री या पुरुष। यानी राज्य स्त्री और पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। यदि हम बात करें मूल वंश के आधार पर, मूल वंश की यदि हम बात करें कि वो है कहाँ का व्यक्ति, फिलहाल में जब भी फॉर्म भरा जाता है नौकरियों में तो उस समय नेशनलिटी देखी जाती है कि वो है कहाँ पे, राष्ट्रीयता देखी जाती है कि वो है कहाँ का। तो मूल वंश यानी मूल वंश उसका क्या है, उसके आधार पर भी राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। और अगला जो पॉइंट है जन्म स्थान, यानी राज्य जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकता है। तो पहला ही पॉइंट ये साफ साफ कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि समाज के सभी सार्वजनिक स्थल, यानी समाज के सभी सार्वजनिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि ये समाज के सभी सार्वजनिक स्थल, समाज के सभी सार्वजनिक स्थल की हम बात करें, समाज का मतलब, सार्वजनिक स्थल का मतलब ये है सभी सरकारी स्थल, यानी जिसमें हम ले सकते हैं जैसे तालाब, कुआं, चारागाह तथा खेल का मैदान। और इसमें नल भी ले सकते हैं, पहले तो कुएं थे अब वर्तमान में नल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि समाज के सभी सार्वजनिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। यदि वो सरकारी है, सार्वजनिक है, तो वो समाज के सभी वर्गों का है। ये दूसरा पॉइंट कहता है। यदि हम आर्टिकल 15 के तीसरे पॉइंट की बात करें, आर्टिकल 15 में तीसरा पॉइंट साफ साफ ये लिखा हुआ है कि राज्य महिलाओं
तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी ये जो तीसरा पॉइंट है, ये आर्टिकल जो 15 में जो ऊपर के 2 पॉइंट दे रखे हैं उनका अपवाद सा दिखाई देता है। क्योंकि एक जगह तो वो ये कह रहा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन जैसे लिंग शब्द आया वो आर्टिकल जो 15 का जो तीसरा पॉइंट उसमें साफ कर दिया है कि राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और बच्चों के लिए। यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो 343 है, यानी 343 नहीं 243 सॉरी, यदि हम 243 डी की देखें तो यहाँ पे महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में जो आरक्षण है वो 50% कर दिया गया है। तो महिलाओं को विशेष, यानी राज्य चाहेगा तो महिलाओं को विशेष प्रावधान दे सकता है, यानी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आर्टिकल 15 में एक तो लिखा हुआ है ये, दूसरा ये और तीसरा ये। यदि हम बात करें चौथे की तो मेरे प्यारे दोस्तों हम बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि ये जो आर्टिकल 15 है इसमें मूल संविधान में केवल ये 3 ही बातें थी। यानी मूल संविधान में केवल इन 3 बातों का ही उल्लेख था। बाकी की जो 4, 5, 6 यानी 3 बातें हैं वो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 15 की बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। यानी आर्टिकल 15 के फर्स्ट में राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरे में लिखा हुआ है समाज के सभी सार्वजनिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। और इसका तीसरा पॉइंट जो दे रखा है, लिखा हुआ है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं उनकी जो अगले पॉइंट है जो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं जो अगले पॉइंट है जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो उसमें हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 15(4) की। यानी हम बात किसकी करने वाले हैं? अनुच्छेद 15(4). तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों जब संविधान बनकर के तैयार हो गया, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया था। जब लागू हुआ था तो उसके समय पे एक केस आया था और केस ये था कि पहले तमिलनाडु राज्य अस्तित्व में नहीं था जो वर्तमान में है, पहले मद्रास राज्य था। मद्रास राज्य में जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था। जब जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था तो एक महिला स्टूडेंट को उसमें मेडिकल कॉलेज में यानी एडमिशन नहीं मिला। जब एडमिशन नहीं मिलता है तो वो महिला सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जब जो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जिस नाम से केस जो जा रहा है उसका नाम है चंपाइकम दौराइजन। यानी केस का नाम क्या है? चंपाइकम दौराइजन बनाम मद्रास राज्य। और केस कब का है? 1951 का। यानी चंपाइकम दौराइजन बनाम मद्रास राज्य 1951। इसमें जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था और जाति के आधार को मानते हुए चंपाइकम दौराइजन एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया
इस केस की वजह से ही संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जब जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। मद्रास सरकार से पूछा तो मद्रास सरकार ने छूटते ये कहा कि जो आपने डीपीएसपी जो दे रखे हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसके आप आर्टिकल 46 को पढ़िए, उसके आप 46 को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि राज्य को आपने अधिकार दिए हैं या नहीं दिए। यानी समाज के वे दुर्लभ वर्ग, यानी कुछ ऐसे यानी वर्ग जिनके उत्थान के लिए राज्य कुछ प्रयास करना चाहे तो कर सकता है। तो राज्य ने इसी आर्टिकल को आधार मानते हुए ये सब कुछ किया है। तो जब ये बात देखी गई तो संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन किया गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। यानी ये जो प्रथम संविधान संशोधन है 1951 में जो किया जा रहा है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि जब हमारी जो यानी संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। जब संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। और संसद की जो पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को हो रही है। यानी संसद की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। तो फिर 1951 में किसने संशोधन कर दिया? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं से थोड़ा मैं बता दूं कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था आंशिक रूप से, तो उस समय पे ही एक आर्टिकल लागू हुआ था 379। इस 379 के अनुसार यह कहा गया कि जब तक नई संसद अस्तित्व में नहीं आ जाती है तब तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। यानी संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। ये किस आर्टिकल में लिखा था? आर्टिकल 379 में। जब इसमें लिखा हुआ तो इस संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में संविधान में पहला संशोधन किया। और जब पहला संशोधन किया तो इसी के अनुसार आर्टिकल 15(4) देखने को मिला। तो यानी आपसे कभी भी पूछे कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, यानी प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। किसने किया? अंतरिम यानी संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कर दिया था। इसके अनुसार 15(4) जोड़ा गया और इसमें यह लिख दिया SC ST व पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक यानी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया। यानी यदि हम इसकी बात करें, हम इसकी जो बात कर रहे हैं प्रथम संविधान संशोधन की, ये जो प्रथम संविधान संशोधन है इसी के द्वारा SC ST व पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया। यानी शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया गया। और शिक्षा के क्षेत्र का आरक्षण का आधार कौन सा आर्टिकल है? 15(4). यानी स्कूलों में जो आरक्षण दिया गया है, स्कूलों में जो आरक्षण दिया गया है वो आर्टिकल किसके अनुसार दिया गया है? 15(4) के अनुसार। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 3 ही कैटेगरी हैं, एक SC है, एक ST है और एक पिछड़ा वर्ग है। यानी इन 3 व्यक्तियों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। इसके बाद की यदि हम बात करें अनुच्छेद 15(5) की, ये जो आर्टिकल 15(5) है ये क्यों जोड़ा गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस समय पे ये 15(4) जोड़ा गया है उस समय हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थान नहीं थे
उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं थे, लेकिन बाद में उनकी स्थापना हुई। जब हमें शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया तो उच्च शिक्षण संस्थानों में और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। जब देने की बात हुई, दिल्ली में आंदोलन भी हुआ था 2005 के 4-5 के लमसम। जैसे ही 2004-5 के समय पे आंदोलन हुआ दिल्ली में, और उस समय केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार, देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के सामने ये चुनौती आ गई, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए एक संविधान में संशोधन किया गया 93वां। संविधान में संशोधन किया गया 93वां, और 93वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2006 में। यानी 2006 में संविधान में संशोधन हुआ 93वां, और 93वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा पॉइंट जुड़ गया? 15.5। 15.4 जुड़ा है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, और 15.5 जुड़ा है 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा। जैसे ही ये 15.5 में शब्द जुड़ा, इसमें क्या लिख दिया कि SC ST तथा OBC को उच्च तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अब SC ST को जो केवल बेसिक स्कूलों में, यानी केवल सामान्य स्कूलों में जो आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 15.4 में की गई, अब तकनीकी और उच्च शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है इनके लिए, किस आर्टिकल में? 15.5 में। जैसे उच्च शिक्षण संस्थान, जैसे IIT की बात करें, जैसे IIM की बात करें, जैसे एम्स की बात करें, तो इन कॉलेजों में भी इनको यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई। यदि मेरे प्यारे दोस्तों मैं बात करूं, ये जो अनुच्छेद 15.4 और 15.5, यानी ये जो 15.4 और 15.5 है, इसमें जो आरक्षण दिया गया है किसके लिए? शिक्षण, यानी शिक्षण संस्थानों में। कहां पर आरक्षण दिया गया है? शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिया गया है। और ये जो शिक्षण संस्थान में जो आरक्षण दिया जा रहा है, इस आरक्षण का आधार क्या है? आपसे कभी भी पूछ सकता है। यानी ये जो स्कूलों में जो आरक्षण दिया जा रहा है, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है समाज तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। यानी इनको जो स्कूलों में जो आरक्षण मिला है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। यानी ये लोग समाज में भी पिछड़े हुए हैं, ये लोग शिक्षा में भी पिछड़े हुए हैं। इनको, इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इनको ये आरक्षण दिए गए हैं। तो 15.4 में तो केवल सामान्य स्कूलों में आरक्षण था SC ST पिछड़ा वर्ग को, और 15.5 में SC ST और OBC को उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आपको पिछड़ा वर्ग दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको OBC। हम बताएंगे कि यह पिछड़ा वर्ग OBC शब्द कैसे बना। एक क्लास में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे कैसे सामने आया। अब हम बात करने वाले हैं 15.6 की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद की जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 15.6 के बारे में। यानी 15.6 में क्या दे रखा है।
यानी हम सबसे पहले जो बात करें, ये जो हमने आर्टिकल 15(4) देखा है, 15(5) देखा है, ये जो आरक्षण का यहाँ पे जो आधार है, यानी आरक्षण का आधार, आरक्षण का आधार क्या है? सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन। यानी जो इस आर्टिकल 15(4) में और 15(5) में जो आरक्षण का आधार माना है, उसमें आरक्षण का आधार क्या है? सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। यदि हम बात करें सामाजिक और शैक्षणिक, और ये जो आरक्षण दिया गया है, ये कहां पर दिया गया है? केवल और केवल शिक्षण संस्थानों में। कहां पर दिया गया है? केवल और केवल शिक्षण संस्थानों में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही SC, ST और OBC को उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया आर्टिकल 15(5) में, और इसको चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जिसने चुनौती दी उसका नाम है अशोक कुमार केस नाम से, अशोक कुमार नाम था उसका, अशोक कुमार बनाम भारत संघ। यानी अशोक कुमार बनाम भारत संघ, इसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। केस इस नाम से है, और कब दी? 2007 में। इसने 2007 में, ये जो 2006 में आरक्षण दिया गया, इसको चुनौती दे दी। ये लागू हुआ, निर्णय आया 2008 में, लेकिन केस 7 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक पीठ गठित की, जिसके अध्यक्ष उस समय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन। कौन थे? KG बालकृष्णन। ये मुख्य न्यायाधीश थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के, और जो 5 जजों की पीठ बनी थी उसके भी ये अध्यक्ष बने थे। इन्होंने निर्णय देते हुए कहा कि इनको जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण दिया गया है वो वैध है, क्योंकि इनके आरक्षण का जो आधार है वो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन है, और ये व्यक्ति समाज में काफी लंबे समय से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक शिक्षा में भी पिछड़े हुए हैं, तो इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। अशोक कुमार की इस याचिका को खारिज कर दिया। चुनौती दी गई लेकिन खारिज कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करें आर्टिकल 15(6) के बारे में। ये जो 15(6) है, ये 103वां संविधान संशोधन किया गया, और 103वें संविधान संशोधन ये आपसे पूछ भी सकता है कब किया गया? 2019 में। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसके अनुसार एक नई कैटेगरी बनी EWS, यानी EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक पिछड़ापन। यानी आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर EWS सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दे दिया। कितना दे दिया? 10% आरक्षण। और यह कहां पर भी दिया गया है? शिक्षा में। यानी आपसे कभी भी बात करें, ये जो आरक्षण दिया गया है, ये सामान्य स्कूलों में भी और उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में हर जगह पर यह आरक्षण दिया गया है। तो आपसे स्कूलों में आरक्षण की बात करें, आपसे कॉलेजों में आरक्षण की बात करें, इसका आधार ही कौन सा है? आर्टिकल 15। 15 में, आर्टिकल 15 के 6 में जो EWS को आरक्षण दिया गया है वो है। अब हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आरक्षण का आधार यानी प्रावधान किया गया है, यदि हम वर्तमान में देखें कि वर्तमान में
आरक्षण के आधार कितने हैं? तो वर्तमान में आरक्षण के आधार 3 हैं। यानी वर्तमान में आरक्षण के आधार कितने हैं? पहला सामाजिक, दूसरा शैक्षणिक और तीसरा आर्थिक। यानी ये पिछड़ेपन के आधार हैं। और ये जो 3 के 3 आधार हैं, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये 3-4 कैटेगरी है। 4 इसमें ओबीसी को आरक्षण जो दिया गया है वो कितना है? 27%। इसमें एससी को जो आरक्षण दिया गया है वो 15%, एसटी को जो दिया गया है वो 7.5% और ईडब्ल्यूएस कितना है? 10%। तो ये आरक्षण फिलहाल में स्कूलों में ये वाला है। और ये जो आरक्षण है वो कहां पर है? केंद्र सरकार में। यानी हम केंद्र की बात करें तो ये केंद्र का आरक्षण है। राज्यों ने अलग अलग आरक्षण दे रखे, कम है, कहीं पे ज्यादा है, लेकिन जो केंद्र का आरक्षण है, जो स्कूलों में जो आरक्षण है, आरक्षण के आधार ये 3 हैं फिलहाल में वर्तमान में, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। और जो कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, सामान्य वर्ग को ये दिया गया है 27%, ओबीसी को, एससी को 15 और एसटी को 7.5 और ईडब्ल्यूएस को 10। ये आरक्षण इनको स्कूलों में दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी समझ में आया है। अब हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 16 की। स्कूलों में आरक्षण आधार 15 ही है, आर्टिकल 15 ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 16 के बारे में। ये जो आर्टिकल 16 है वो बात किसकी करता है? यदि हम आर्टिकल 16 के बारे में बात करें, ये जो 16 है इसका पहला पॉइंट ये कहता है कि लोक सेवाओं में अवसर की समानता। यानी लोक सेवाओं में अवसर की समानता किस आर्टिकल में दे रखी है? आर्टिकल 16 के फर्स्ट में। लोक सेवाओं में अवसर की समानता का मतलब है जो नौकरियां निकलती हैं, यानी जब सरकारी नौकरी निकलती है तो उसमें सभी को समान अवसर मिलता है, सभी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें क्वालिफिकेशन फिक्स की जाती है, उसी के आधार पर फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ मौका सबको ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफिकेशन दे रखी है, जो एज दे रखी है, उसी एज उसी क्वालिफिकेशन के आधार पर उस व्यक्ति को ले लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस पर क्वालिफिकेशन है लेकिन वो दूसरे धर्म का है, दूसरी जाति का, तो उसे नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 16 का फर्स्ट ही कहता है लोक सेवाओं में अवसर की समानता। और दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट कि राज्य सेवाओं में, लोक सेवाओं में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, एक पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है लोक सेवाओं में अवसर की समानता, यानी लोक सेवाओं में अवसर की समानता की बात कर रहा है। और दूसरे पॉइंट पे ये लिख रहा है कि राज्य लोक सेवाओं को देते समय, यानी नौकरी निकालते समय राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर,
जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसमें 2 पॉइंट और नए जुड़े हैं। इसमें आधार तो 5 है ही है, लेकिन जो अगले तो 2 पॉइंट और जुड़े हैं वो ये है कि उसमें एक तो लिख रखा है उद्भव, उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और दूसरा पॉइंट है निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये जो आधार 5 हैं, लेकिन जब ये आधार की बात करता है निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों भेदभाव हो जाता है। जब भेदभाव होने की बात आ रही है तो हम इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे, यानी 16 का तीसरा, ये 16 का दूसरा है। यदि हम 16 के तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, राज्य निवास स्थान के आधार पर, राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। यानी राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। तो भेदभाव स्थान पर, निवास स्थान के आधार पर कर सकता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि जब भी किसी राज्य में भर्तियां निकलती हैं, तो किसी राज्य में जब भर्तियां निकलती हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती निकले, या फिर यूपी SSS के माध्यम से कोई भर्ती निकले, या फिर यूपी पुलिस की, UPSI की कोई भर्ती निकलती है, तो यूपी के जो यानी यूपी के जो छात्र छात्राएं जो फॉर्म भरते हैं, जब यूपी पुलिस में फॉर्म भरा जाता है तो यूपी के जो निवासी हैं उनको उसी कैटेगरी के आधार पर आरक्षण मिलता है। लेकिन उसी कैटेगरी का व्यक्ति यदि अदर स्टेट का है, मान लो बिहार का है, और वो व्यक्ति बिहार में SC में है और यहाँ पे भी एक बंदा कोई SC में, यदि बिहार का बंदा यूपी में आके फॉर्म भरता है तो जब भी कट ऑफ लगेगी उसका नंबर जनरल में आना चाहिए। तो अदर स्टेट के लड़के या लड़कियां जब भी यूपी में फॉर्म भरेंगे तो वो जनरल में काउंट होंगे। हो गया ना निवास स्थान के आधार पर भेदभाव। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी की ये बात कर रहा है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, और ये होता है। तो पहला पॉइंट क्या है? लोक सेवाओं में अवसर की समानता। दूसरे में लिख रखा है राज्य लोक सेवाएं देते समय धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसमें 2 पॉइंट उद्भव और निवास। लेकिन जब ये सामने बात आई तो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि राज्य निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है और होता है। इसी के आधार पर यदि हम आपको देखें कि 4 राज्य ऐसे हैं फिलहाल में, जैसे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, और बात करने वाले हम मणिपुर की और त्रिपुरा की और अरुणाचल प्रदेश की। ये वो 4 राज्य हैं जब भी कोई भर्ती निकालते हैं किसी अदर स्टेट को, उसमें फॉर्म नहीं भरने देते। जब ये फॉर्म नहीं भरने देते तो अपने ही यहाँ के जो भी नौकरी फॉर्म भरते हैं वो अपने ही राज्य के निवासी भरते हैं। तो ये जब अपने यहाँ के भरे तो इसका मतलब है ये भी निवास के स्थान के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछ भी सकता है, एक तो हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जब भी कोई भर्ती निकाले। आपने नहीं सुनी होगी अरुणाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली है, आपने नहीं सुनी होगी हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली है, आपने नहीं सुनी होगी त्रिपुरा पुलिस की भर्ती निकली है, आपने नहीं सुनी होगी मणिपुर पुलिस की भर्ती निकली है, क्योंकि ये अपने राज्य की ही निकालते हैं। आपने सुनी होगी राजस्थान पुलिस की भर्ती निकली है, फॉर्म भरते हो आप, हरियाणा पुलिस की भर्ती निकलती है, फॉर्म भरते हो आप, बिहार पुलिस की भर्ती निकलती है, फॉर्म भरते हो आप, लेकिन आप जनरल में काउंट होगे क्योंकि वो फॉर्म भरते हैं तो वो जनरल में काउंट होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 16 के 3 में तो यही कहा गया है कि राज्य निवासी स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ये 3 जो शब्द हैं ये मूल संविधान में थे। हम बात करने वाले चौथे यानी 16(4).
16/4 ये कब जोड़ा गया है, 16/4 में क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें 16/4 की, तो 16/4 ये मूल संविधान में नहीं था, यानी अनुच्छेद 16/4 मूल संविधान में नहीं था। ये मूल संविधान में कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। जब ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, यानी उधर 15 में 4 जोड़ा गया, इधर 16 में 4 जोड़ा गया, यानी उधर स्कूलों में आरक्षण दिया गया, इधर सरकारी नौकरियों में, यानी 16 में नौकरियों में आरक्षण है और 15 में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है। यदि हम बात करें 16/4 में क्या लिखा गया है, यहां साफ साफ लिखा गया है SC ST तथा पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण कौन से आर्टिकल में दे रखा है? 16/4 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 16/4 में नौकरियों में आरक्षण दिया गया है और 15/4 में यानी स्कूलों में आरक्षण दिया गया है। तो यहां से हम जो आगे देखेंगे, हमने एक शब्द देखा है, वो कौन सा है? OBC। ये OBC कब से आया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा बता दूं, संविधान का एक आर्टिकल है 340। ये जो आर्टिकल 340 है, ये राष्ट्रपति को विशेष पावर देता है। राष्ट्रपति को विशेष पावर देता है कि आर्टिकल 300 यानी 340 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करे, एक आयोग बनाए और वो आयोग हर साल अपनी रिपोर्ट देगा कि भारत में अब पिछड़ा हुआ कौन है। हर साल रिपोर्ट देगा अपनी कि ये वर्ग पिछड़ा हुआ है, इसको आगे लाना है, ये वर्ग पिछड़ा हुआ है, इसको आगे लाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति को विशेष रूप से ये एक पावर है, आर्टिकल 340 के अनुसार राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। वो आयोग ये तय करके बताएगा कि भारत में पिछड़ा हुआ कौन है, और पिछड़ेपन का आधार क्या है? शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन। वो आयोग बताएगा कि समाज में कौन पिछड़ा हुआ है, फिर उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा उसको आगे लाने के लिए। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि कैसे काका कालेलकर आयोग का गठन होगा, फिर मंडल आयोग का गठन होगा। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ही OBC शब्द आएगा और OBC को 27% आरक्षण दिया जाएगा। किस तरीके से? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। कल और मजा आने वाला है कल वाली क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।